नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नॉवल का पार्ट 8। फिर वो ब्लॉन्ड लड़की बीच में आ गई। उसकी ओर देखकर तुम जिस ढंग से मुस्कुराए थे, तुम्हारे हाव भाव देखकर मैं फौरन समझ गई थी कि तुम्हें मेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। तुम मुझसे वो सब कुछ ले चुके थे जो मैं तुम्हें दे सकती थी, और अब तुम मुझसे छुटकारा पाने को तैयार हो गए थे। तुम मुझे कुछ बताए बगैर सारा दिन यहीं छोड़कर चले गए। मैं समझी थी कि शायद तुम हमेशा के लिए चले गए हो। मैं थोड़ी सचेत हो गई, और जब कोई सचेत हो जाता है तो उसका सोचने का ढंग बदल जाता है। अचानक मुझे एहसास होने लगा हैरी कि ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसी स्थिति में थी कि किसी मर्द पर मैं हुकूमत चला सकती थी। मैंने महसूस किया कि तुम वो पहले मर्द हो जो मुझे इस तरह ठुकरा कर नहीं जा सकता, और इस सिलसिले में तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कैसी उत्तेजनाजनक बात है। तुम्हारे गले में फंदा पड़ा है, और तुम चाहे जैसी भी कठिन कोशिश करो, तड़पो, छटपटाओ, मगर इससे मुक्त नहीं हो सकते। तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। इस बात से मैं प्रसन्न थी, हालांकि मैं जानती थी कि इसमें शादी वाली जैसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन इससे मुझे सुरक्षा हासिल हो सकती थी। सुरक्षा जो मुझे पहले कभी नहीं मिल सकी थी, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। तुम्हारे पास बहन को धोखा देकर लिए गए $50,000 है। वेल, क्यों मैं तुम्हारी पार्टनर बनने जा रही हूँ, इसलिए मैं उनमें से 25,000 चाहती हूँ। मैं इससे ज़्यादा रकम की भी मांग कर सकती थी, और तुम इससे इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं चाहती। मैं बराबर आधा हिस्सा चाहती हूँ और लेके रहूँगी। फिलहाल स्थिति ये है, अगर तुमने मेरे साथ सलीके से बर्ताव किया होता तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होता। हम दोनों आपस में खुश रह सकते थे, जैसा कि तुमने वादा किया था। हम लंदन, पेरिस और रोम की सैर पर निकल गए होते। अब हम एयर टैक्सी के धंधे में बराबर के हिस्सेदार के रूप में काम करेंगे। तुम ग्रेनोर नाम की उस लड़की को बता दोगे कि तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर छोटे पैमाने पर लेकिन स्वतंत्र रूप से धंधा शुरू करने का फैसला कर लिया, और तुम्हें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके प्यार की और उसके बाप के प्रभाव की। मैं तुम्हारे जुनून को दुरुस्त कर सकती हूँ हैरी। तुम खुदगर्ज बेरहम हो और कुछ हद तक बेवकूफ़ भी, लेकिन मैं तुम्हें बदल सकती हूँ। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहती हूँ। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये कोरी धमकी नहीं, वादा है। पहले कुछ सेकंड जब तक ग्लोरी बोलती रही थी, हैरी को तीव्र क्रोध की जलन से अपना ही दम घुटता सा लगा। लेकिन जब ग्लोरी ने अपनी बात खत्म की तो उसे लगा कि वो सचमुच ही जाल में फंसा हुआ था। वो भी कैसा मूर्ख था कि इस और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो ग्लोरी पर हुक्म चलाने का आदी हो चुका था कि उसके दिमाग में ये सूझ ही नहीं सका कि ग्लोरी उसे ब्लैकमेल भी कर सकती थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ग्लोरी, वो निराश स्वर में बोला। ये नहीं चल सकता। मुझे तुमसे घृणा होने लगेगी। क्या तुम इसके बावजूद मेरे साथ रहना चाहोगी? क्यों नहीं, उसे घूरते हुए ग्लोरी ने कहा। मैं क्यों परवाह करूं? तुम्हें पहले भी कौन सी मोहब्बत थी मुझसे। अब मैं खुद समझ सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चाहो तो मुझसे नफरत ही करते रहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुमसे इसलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा बढ़ जाएगी। तुम अगर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और तुमसे हर्जाना वसूल करूंगी। मेरे पास $25,000 भी होंगे। मैं कुछ बदलाव चाहती हूँ अपने भले के लिए, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी नहीं किया था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, खुद को संयत करते हुए हैरी ने कहा। लगता है तुमने पक्का फैसला कर लिया है। क्या तुम इस बारे में इतनी निश्चित हो? बिल्कुल निश्चित हूँ। मान लो मैं तुम्हें $3,000 देता हूँ, क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी और यहाँ से चली जाओगी? कतई नहीं, मैं अपनी शर्तें नहीं बदल सकती। कल सुबह तुम्हें शादी के लाइसेंस के लिए इंतज़ाम करना होगा। इसके लिए हफ्ता भर लगेगा, लेकिन मैं इंतज़ार कर लूँगी। इस बीच तुम किसी ऐसे आदमी की तलाश करोगे जो एयर टैक्सी के धंधे में तुमसे पार्टनरशिप खरीदने में दिलचस्पी रखता हो। मैं भी कोशिश करूँगी। अगर हमें यहाँ कोई नहीं मिला तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तुम वेस्ट नेशनल बैंक में मेरे नाम से $25,000 ट्रांसफ़र करवा दोगे। कल सुबह ही हमें ये मोटल छोड़ देना होगा और रहने के लिए कोई सस्ती सी जगह तलाश करनी होगी। हम एक बंगला किराए पर ले सकते हैं। कल उसकी तलाश मैं कर लूँगी। ग्लोरी खड़ी होगी। क्या अब हम डिनर कर लें? तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लग रही है।
हैरी ने अपनी आखिरी गोली इस्तेमाल की। अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम भी तो इसमें फंस जाओगी। मेरी सहायता करने के जुर्म में तुम्हें भी 10 साल की सज़ा हो सकती है। ग्लोरी उसकी बगल से चलकर दरवाजे के पास पहुंची। क्या तुम सोचते हो कि मैं फिक्र करूंगी? मेरी ज़िंदगी का अब यही मकसद रह गया है, तुम्हें प्राप्त करना। अगर मैं ये नहीं कर सकी तो मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या होता है। 10 साल की कैद से मेरा कुछ नहीं आता जाता। मेरी ज़िंदगी वैसे भी अब तक कोई खुशगवार नहीं थी। मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन तुम्हें तो फांसी का फंदा मिलेगा। उसने दरवाज़ा खोला। आ रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, हैरी अपना आपा खोकर चिल्लाया। इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ ग्लोरी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूँगा। चीखने की ज़रूरत नहीं। बेशक अगर सबको ये बताना चाहते हो कि तुम्हारे गले में फंदा पड़ा हुआ है तो, ग्लोरी ने कहा। मैं तुम्हें किसी सूरत में बख्श नहीं दूंगा। हो सकता है, ग्लोरी बोली, लेकिन जब तक तुम्हें इसका अंजाम याद रहेगा तुम ऐसा कुछ न करने में ही अपनी भलाई समझोगे। ठीक है, लेकिन मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत करना। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर तुम याद रखोगी कि क्या हुआ था। इस बारे में किसी गलतफहमी में मत रहना। खिड़की खुली है, ग्लोरी ने सर्द आवाज़ में कहा। कोई सुन न ले। फिर वो बाहर निकली और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। ज्यों ही ग्लोरी केबिन से बाहर निकली, बोर्ग अंधेरे में दुबक गया। ग्लोरी उसके बिल्कुल करीब से गुजरते हुए रेस्तरां की ओर चली गई, मगर उसे देख नहीं पाई। बोर्ग ने टोपी पीछे की ओर खिसका दी। हैरी को ख़त्म कर देना इस वक्त बहुत आसान था, लेकिन उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसे मियामी पसंद आने लगा था और वो कुछ दिन और वहाँ ठहरना चाहता था। उसे दिलचस्पी हो रही थी कि ग्लोरी के चुंगल से बच निकलने के लिए हैरी कौन सा कदम उठाता है। हो सकता है वो कोई उपाय निकाल ले। केबिन के अंदर हैरी निश्चल बैठा रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। कई क्षण इसी हालत में रहने के बाद उसने एक सिगरेट सुलगाई और बिस्तर पर लेट गया। वो छत की ओर ताक रहा था, मगर दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जॉन को वो क्या बताए? उसे अब कुछ समय के लिए जॉन को अपने बाप से बात करने से रोकना होगा। इस स्थिति में उसके बाप से बात करना दुर्भाग्यजनक साबित हो सकता है। अगर ग्लोरी ये सोच रही है कि वो उसके रास्ते की रुकावट बन सकती है तो वो भारी गलती कर रही है। अब कोई भी उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। उसे जॉन से प्यार हो गया था। संभवतः शीघ्र ही शादी का अवसर भी निकल आए। जॉन को विरासत में अपने बाप की बेशुमार दौलत मिलने वाली थी। हैरी की तो जिंदगी ही बदल सकती थी। उसके पास अपना व्यवसाय होगा, खूबसूरत प्यारी सी पत्नी होगी और इतनी दौलत होगी जितनी वो संभाल सकता है। ग्लोरी इसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। उसके दिमाग में अब इसका एक ही हल सूझ रहा था। ग्लोरी का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना होगा, वरना उसे जिंदगी भर उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचते रहना होगा, और वो ऐसा कतई नहीं चाहता था। ग्लोरी के कत्ल के विचार से वो तनिक भी नहीं घबराया। घबराहट के मुकाबले उसकी भविष्य की आकांक्षाएं भारी पड़ रही थी। एक और कत्ल उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। या तो ग्लोरी की जिंदगी होगी या फिर उसका अपना भविष्य। जब ग्लोरी बोल रही थी तभी उसने ये बात सोच ली थी। उसने फैसला किया कि वो ज़रूर ग्लोरी का मुंह बंद कर देगा। उसने इसी लायक बदतमीजी की थी। 5 मिनट तक उसी हालत में पड़े रहने के बाद वो एकाएक बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसने सिगरेट मसलकर फेंक दी, दरवाज़ा खोला और बत्ती बुझाकर बाहर निकल गया। रास्ते के उस तरफ अच्छी तरह प्रकाशित रेस्तरां में बैठी ग्लोरी को वो देख सकता था। वो समुद्र तट की ओर एक खिड़की के पास बैठी हुई थी। एक वेटर उसे सर्व कर रहा था और उससे बात कर रही थी। हैरी ऑफिस की ओर लपका। टेलीफोन बुक से उसने हावर्ड ग्रेनोर के निवास स्थान का नंबर प्राप्त किया और पे बूथ के अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने नंबर डायल किया। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर हावर्ड ग्रेनोर का निवास स्थान। क्या आप मिस ग्रेनोर को बता देंगे कि ग्रिफिन उनसे बात करना चाहता है? थोड़ी देर होल्ड कीजिए सर। कुछ देर की चुप्पी के बाद जोर की आवाज़ आई। हेलो हैरी। हैरी तनकर खड़ा हो गया। हेलो जॉन। आवाज़ में संतुलन बनाए रखने की बेकार कोशिश करते हुए हैरी ने कहा, तुम्हारा विचार ठीक निकला। मैं यहाँ थोड़ी गड़बड़ी में पड़ गया हूँ। वो सीधे तरीके से मानने को तैयार नहीं है। ओ डार्लिंग, मुझे अफसोस है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं, इसे मैं संभाल लूँगा, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। वो अधिक पैसे चाहती है। सुनो, अभी अपने डैडी के साथ तुम बात मत करो। हो सकता है मुझे उसकी सोची गई रकम से ज़्यादा देनी पड़े और इस प्रकार उससे पीछा छुड़ाने में मेरी पूंजी भी कम हो जाएगी। उसे हमारे संबंधों की भनक पड़ गई है जॉन। बेहतर होगा जब तक वो चली नहीं जाती हम आपस में ना मिले। मैं उसे अपने विरुद्ध नहीं बनाना चाहता। तुम समझ रही हो ना? मुझे मालूम था हैरी। क्या मैं उससे बात नहीं कर सकती? मैं जानती थी कि वो ज़रूर कोई बखेड़ा खड़ा कर देगी। नहीं, तुम अलग ही रहो तो ठीक है, हैरी बोला। मैं इससे निपट सकता हूँ। सिर्फ कुछ अतिरिक्त पैसों का सवाल है। उसे दे दूंगा तो वो चली जाएगी। ठीक है डार्लिंग, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं डैडी से बात नहीं करूँगी इस विषय में। हम कब मिल रहे हैं? उसके जाते ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा।
शायद 1 या 2 दिन लगे। मुझे अफसोस है डार्लिंग, सावधानी से काम लेना। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा स्वीटी। हैरी बूथ से बाहर निकला। रास्ते के दूसरे किनारे पर एक पाम के नीचे रेत पर जाकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाने लगा। 20 गज की दूरी पर अपनी कार में बैठे बॉर्ग ने हॉलिस्टर से अपनी गन निकाली और हैरी के सिर का निशाना साधने लगा। निशाना इतना अचूक साबित हो सकता था कि वो बड़ी मुश्किल से स्वयं को ट्रिगर दबाने से रोक पाया। इस बात से बेखबर कि वो मौत से फिर एक धड़कन की दूरी पर है, हैरी मन में सोच रहा था कि ग्लोरी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे अब एक फुल प्रूफ योजना तैयार करनी पड़ेगी। परिस्थितियां उसके अनुकूल पड़ रही थी। ये मियामी में नए नए आए थे और उन्हें यहाँ कोई नहीं जानता था। जोन तो यही समझती रहेगी कि ग्लोरी शहर छोड़कर चली गई है। ग्लोरी का अपना कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था जो ये जानना चाहे कि उसका क्या हो गया है। ये बात महत्वपूर्ण थी। अगर कोई रिश्तेदार हो तो लाजमी है कि वो पुलिस तहकीकात शुरू करवा देगा। ग्लोरी तो नितांत अकेली थी। ये फिक्र करने वाला कोई नहीं था कि वो जिंदा है या मर गई, लेकिन फिर भी पूरी सावधानी बरतनी जरूरी थी। वो खून के एक इल्ज़ाम से तो बच निकला है। उसे किसी भी हालत में इस दूसरे मामले में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। वो लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, इसी बात से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ बैठा सिगरेट की कश लगाता हुआ सोच विचार करता रहा। अंत में वो खड़ा हो गया और कपड़ों से रेत झाड़कर वापस मोटल की ओर लौटने लगा। वो क्विक स्नैक बार में गया और उसने एक सैंडविच खाते हुए फिर से इसी योजना पर विचार करने लगा। इसमें जोखिम तो था, मगर ये स्वाभाविक बात थी। कम से कम ये इतनी उलझनपूर्ण और कोई खास कठिन नहीं थी। लेकिन क्या ग्लोरी सतर्क हो जाएगी? क्या उसे ये संदेह हो जाएगा कि वो उसे हमेशा के लिए चुप करवा देने का प्रयत्न कर सकता है? सबसे पहले तो उसे ये करना होगा कि ग्लोरी के दिल से कैसे भी संदेह को निकाल दूर करना होगा। अगर वो ऐसा कर सका तो बाकी का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसने बारमैन से उस इलाके का बड़े स्केल का नक्शा मांगा। बारमैन ने उसे नक्शा दे दिया और वो 20 मिनट तक उसका अध्ययन करता रहा। फिर उसने ड्रिंक खत्म किया, नक्शा वापस दे दिया, पैसे चुकाए और वापस अपने केबिन में लौट आया। केबिन के अंदर बत्ती जल रही थी और उसे पर्दे पर ग्लोरी की परछाई भी दिखाई दे रही थी। ज्यों ही केबिन के अंदर दाखिल होकर उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया, बोर्ग कार से बाहर निकला और सावधानीपूर्वक चलते हुए खिड़की के पास अपनी पहले वाली जगह पर आकर खड़ा हो गया। ग्लोरी नाइट ड्रेस पहन रही थी। एक पल के लिए हैरी को उसके गोरे बदन की एक झलक मिल गई, फिर सिल्क के वस्त्र ने उसे ढक लिया। उसने हैरी की ओर नहीं देखा, मगर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बालों में ब्रश फेरने लगी। हैरी ने अपना कोट उतारा, कमीज का बटन खोला और टाई की गांठ ढीली की। ग्लोरी ने कुछ नहीं कहा। उसकी ओर देखे बिना बालों में ब्रश फेरती रही। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हैरी बोला। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है इसके लिए। ग्लोरी के हाथ रुक गए और उसने हैरी की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें सीधे उसे घूर रही थी। इसका वास्तव में क्या मतलब हुआ? उसने पूछा। मैं काफ़ी देर से बाहर बैठा विचार करता रहा था, हैरी ने कहा और एक सिगरेट सुलगाई। मुझे मालूम नहीं मैंने क्यों तुम्हारे साथ ऐसी बातें की और ऐसा व्यवहार किया। तुम ठीक कह रही थी ग्लोरी, मैं हर प्रकार से तुम्हारा ऋणी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसका मुझे गहरा अफसोस है। उस छोकरी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। उसके प्रकट होने से पहले मेरी नज़रों में तुम्हारे सिवाय और कोई लड़की नहीं थी, ये तुम जानती हो। अब मैंने गहराई से उसके बारे में विचार किया और महसूस किया कि मैं कितना बेवकूफ़ बन गया था। तुमने उसके बारे में ठीक कहा था कि वो एक क्षणिक आकर्षण की चीज़ के अलावा और कुछ नहीं। उसके बाप की दौलत से मेरी आंखें चौंधिया गई थी, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसका बाप मुझे कभी अपनी बेटी और दौलत के पास भटकने भी नहीं देगा। वो अपनी उंगलियों से बाल सहलाने लगा। तुमने मुझे ज़बरदस्त झटका दिया है ग्लोरी, मुझे इसी की ज़रूरत थी। मैं जानता हूँ किसी बाहरी आदमी की मदद के बिना भी हम दोनों मिलकर ये काम अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं तुम्हें हवाई जहाज उड़ाना भी सिखा दूंगा। मैं बाहर बैठा अपनी योजना पर विचार करता रहा था ग्लोरी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए मैं कितना दुखित हूँ। ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा। हैरी मन ही मन सोच रहा था, इसे निगल ले चालाक कुतिया। अगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ये काफ़ी नहीं है तो मैं और उपाय का प्रयोग करूँगा। ठीक है हैरी, उसकी ओर देखे बिना ग्लोरी ने कहा। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि तुम अब इसे इस ढंग से महसूस कर रहे हो। तुमने भी मुझे झटका दिया था, शायद हम दोनों को इसकी ज़रूरत थी। हाँ, हैरी को फिर से गुस्सा चढ़ने लगा। वो बड़ी कठिनाई से यह भाषण कर सकता था, मगर ग्लोरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि ग्लोरी इन बातों से पिघल जाएगी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा कठोर और भावहीन बना रहा। अब हम क्या करने जा रहे हैं? तुम मुझसे ज़िंदगी भर इसी तरह रूठी रहोगी क्या? ये सब अब कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ग्लोरी ने ब्रुश नीचे रख दिया और आईने में अपना चेहरा देखने लगी। और मैं भी दुखी और शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें धमकी दी, उसने कहा।
मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम मेरी नज़रों में दुनिया के किसी भी मर्द से कहीं ज़्यादा महत्व रखते हो। तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने से मुझे नफरत है, लेकिन हम दोनों की भलाई के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हैरी, योजना के बॉस बनने का अवसर पहले तुम्हें मिला था, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सके। अब मेरी बारी है और मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। ये ठीक है, गुस्से पर काबू पाते हुए हैरी बोला। मुझे खुशी है कि बागडोर तुम अपने हाथ में ले रही हो ग्लोरी। तुम हमेशा मुझसे बढ़कर चतुर साबित होती आई हो। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हमें मियामी छोड़कर कहीं चले जाना उचित है। मैं तुम्हारे साथ साफगोई से पेश आना चाहता हूं। मैं दोबारा किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहता, अतः मैं उससे अब के बाद मिलना नहीं चाहता। हम यहाँ से कल ही रवाना हो जाते हैं। मैं एक कार खरीद लूँगा और हम इसमें अपने सामान के साथ जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ न्यू ऑर्लिन्स की ओर चले तो ठीक रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह हैरी का तुरुप का पत्ता था और वो इसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए ग्लोरी को गौर से देखने लगा। वो सोच रहा था कि यह बात ग्लोरी पर ज़रूर असर डालेगी। यद्यपि ग्लोरी की आंखों में संदेह के भाव थे, लेकिन वो पिघल रही थी। न्यू ऑर्लिन्स पहुंचने पर मैं लाइसेंस के लिए अर्जी दे दूंगा ताकि हम शादी कर सकें। वो आगे कहने लगा, फिर मैं न्यूयॉर्क से अपनी पूंजी ट्रांसफ़र करवा लूँगा और $25,000 तुम्हारे नाम करवा दूंगा। ये रकम तुम्हारे पास ही होनी चाहिए ग्लोरी। उसके होठों में एक चौड़ी तथा मोहक मुस्कान फैल गई। फिर हम सही मायनों में पार्टनर बन जाएंगे। कैसा लगा? ग्लोरी ने झट से अपना चेहरा घुमा लिया, मगर हैरी की नज़रों से उसकी आंखों में आंसू छुप न सके। हाँ ठीक है हैरी। हैरी की मुट्ठियाँ भीज गई। उसके फेंके पत्ते ठीक निकले। ग्लोरी उसके बहकावे में आ गई थी। बहुत अच्छा। वेल, अब सो जाएं? हैरी बोला। कल हमें बहुत सारे काम करने होंगे। ग्लोरी उसके समीप से होकर बिस्तर की ओर बढ़ी तो उसने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा। सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाएगा बेबी, वो बोला। तुम इंतज़ार करो और देखती रहो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। ग्लोरी उसकी बाहों से छिटक कर अलग हो गई। मुझे हाथ मत लगाओ, उसने कहा। सिल्क के नाइट ड्रेस के नीचे उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे संभलने दो। तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितना दुख पहुंचाया है। इसे मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हैरी उसे बिस्तर पर लेटते हुए देखता रहा। फिर उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारे, पायजामा पहना और दूसरे बिस्तर पर लेट गया। गुड नाइट ग्लोरी, उसने कहा और स्विच की ओर हाथ बढ़ाया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हैरी। हैरी ने बत्ती बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। वो बिस्तर पर स्थिर पड़ा तेजी से सोच रहा था। उसकी उम्मीद के मुताबिक काम आसान तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम वो मियामी छोड़ने को तैयार हो गई थी, जो कि उसकी योजना का खास हिस्सा था। सुबह उसे काफ़ी सावधानी से काम लेना होगा। अगले दिन रात तक वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, खासकर जॉन से मिलने के लिए आज़ाद हो जाएगा, और इस बार पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। काफ़ी देर बाद हैरी को नींद आई। सुबह पौ फटने के समय किसी आवाज़ से उसकी नींद खुल गई तो उसे सुनकर वो सन्न रह गया। ये ग्लोरी के सिसकने की आवाज़ थी। दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक हैरी एक 1945 ब्यूक सैलून कार खरीद चुका था। वो कार ड्राइव करता हुआ शहर के बीच के पार्किंग लॉट पे जा पहुंचा और कार वहां पार्क कर दी। फिर एक हार्डवेयर स्टोर में जाकर उसने छोटे हत्थे का एक बेलचा खरीदा। कार के पास लौटकर उसने बेलचा डिक्की में रखा और उसमें ताला लगा दिया। बोर्ग उससे 15 गज की दूरी पर था। बेलचे का अर्थ वो समझ चुका था। ग्लोरी की शर्तें और उन्हें मान लेने के हैरी के अंदाज से वो अनुमान लगा चुका था कि हैरी उसे खत्म कर डालने के चक्कर में है। बेलचे को देखकर उसका अनुमान विश्वास में बदल गया। उसने हैरी को कार के टूल किट से एक भारी रेंच निकालकर ड्राइवर के दरवाजे के साइड पॉकेट में छुपाते देखा। फिर हैरी कार ड्राइव करता हुआ वापस मोटल की ओर लौटा। बोर्ग को यह मालूम था कि हैरी किस तरफ जाने का इरादा रखता है, अतः उसने मोटल तक उसका पीछा नहीं किया। वो अपनी कार में बैठकर साइड रोड से होते हुए मुख्य सड़क पर निकल आया और एक जगह कार खड़ी करके प्रतीक्षा करने लगा। ग्लोरी अपना सूटकेस बंद कर रही थी। उसने हैरी का सूटकेस भी पैक कर दिया था। आओ और देखो कि मैं क्या चीज़ खरीद लाया हूँ, और तुम्हें पसंद आई तो मुझे बताना। हैरी अपनी आवाज़ को किसी तरह मित्रतापूर्वक बनाते हुए बोला और ग्लोरी की प्रतिक्रिया लक्ष्य करने लगा। ग्लोरी ने दरवाजे पर आकर कार की ओर देखा तो उसका चेहरा खिल उठा था। कार के पास आकर दोनों ने उसका निरीक्षण किया। फिलहाल इसी से हमारा काम चल जाएगा, हैरी बोला। बाद में जब सफलता हमारे हाथ लग जाएगी, हम दूसरी कोई अच्छी सी नई कार खरीद लेंगे। मेरे ख्याल में ये भी अच्छी ही है, ग्लोरी ने कहा। उसने कार की डिक्की खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुली। इसका ताला खराब है, हैरी ने कहा। इसे बेचने वाला इसे ठीक करवा देना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। इसे बाद में ठीक करवा सकते हैं। सूटकेस हम पिछली सीट पर रख सकते हैं। उसने दोनों सूटकेस कार की पिछली सीट पर रख दिए। ग्लोरी अपना हैंडबैग
और हैट लाने के लिए वापस कमरे में लौट गई। हैरी दरवाजे पर खड़ा उसे हैट पहनते देख रहा था। अचानक ग्लोरी ने उसकी ओर देखा। तुम मुझसे अब नाराज तो नहीं हो ना हैरी? ग्लोरी ने पूछा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ। हैरी जबरन मुस्कुराया। तुम समझ गए हो मैं क्यों? भूल जाओ उसे, हैरी बोला। उसे मालूम था कि इस समय आगे बढ़कर उसे ग्लोरी को अपनी बाहों में ले लेना चाहिए था, लेकिन वो उसके साथ जो कुछ करने जा रहा था उसे याद कर वो वैसा नहीं कर सकता। वेल, आओ बेबी, यहाँ से चल दें। इस जगह से मुझे नफरत सी होने लगी है। ग्लोरी उसके पीछे पीछे कार तक पहुंची। हैरी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ग्लोरी उसकी बगल में। हैरी ने इंजन स्टार्ट कर दिया। ये यात्रा बड़ी सुखद होगी, गियर डालते हुए हैरी ने कहा। हम कुछ खूबसूरत जगहों से गुजरने वाले हैं। रात हम टम्पा में गुजारेंगे। मैं हमेशा से वहाँ जाने की इच्छा करता था। वहाँ सिगार बनते हैं और सांपों को डिब्बा बंद किया जाता है। वे बातें करते हुए US 27 राजमार्ग से एवरग्लेड्स नेशनल पार्क की ओर बढ़ने लगे। जब हैरी बातें करते हुए उस इलाके की जानकारी ग्लोरी को दे रहा था तो उसे लगा कि ग्लोरी तसल्ली महसूस करने लगी थी। उसकी ओर कनखियों से देखते हुए उसने महसूस किया कि उसका रूखापन गायब हो रहा था और वो पहले जैसी लग रही थी। रास्ते में खड़ी कार जिसमें बैठा बोर्ग धैर्य से इंतजार कर रहा था कि बगल से होकर वे आगे बढ़ गए, मगर उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगले 1 घंटे में वे उस जगह पहुंच गए जहां से दलदली जमीन की ओर जाने वाली सड़क अलग होती थी। जल्दी वे टामियामी कैनाल के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे। हाईवे मरे हुए सांपों से भरा पड़ा था जो रात को दलदली जमीन की ठंडक से बचने के लिए गर्म सड़क पर निकल आए थे और भोर ट्रैफिक के नीचे कुचले गए थे। गिद्धों का झुंड उन्हें लेकर छीना झपटी कर रहा था। जब ब्यूक उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती तभी वे शोर मचाते हुए उड़ जाते थे। ग्लोरी झुरझुरी लेती हुई कंधे सिकोड़ने लगी। कैसा भयंकर दृश्य है, नहीं? हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन यह स्वाभाविक बात है। सांपों को सड़क पर नहीं निकल आना चाहिए था। गिद्धों को देखकर वो सोच रहा था कि उसने बेलचा व्यर्थ ही खरीद लिया था। अगर वो ग्लोरी की लाश को कहीं झाड़ियों में डाल देता तो 1 घंटे बाद हड्डियों के सिवा गिद्ध उसका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसे अपनी गर्दन में ठंडा पसीना बहता महसूस होने लगा। उसने योजना बनाई थी कि ग्लोरी के सिर में वार करेगा और उसे नेपल्स के तटीय रास्ते पर कहीं दफना देगा, लेकिन यहाँ तो काम ही आसान लग रहा था। उस वक्त वहाँ तेज रफ्तार ट्रैफिक चल रही थी, लेकिन अगर उसने होशियारी और तेजी से काम लिया और वक्त का सही ढंग से इस्तेमाल किया तो वो रेंच के प्रहार से ग्लोरी को एक ही बार में ठंडा कर सकता था। फिर थोड़ी देर इंतजार करके ट्रैफिक के ओझल होते ही वो उसे झाड़ियों तक ले जा सकता था। उसे ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रास्ते के उस तरफ नज़रों से दूर। फिर वो बड़े मज़े से गिद्धों का भोजन बन जाएगी। उसने ड्राइविंग मिरर में देखा, पीछे एक कार आ रही थी, लेकिन कार के पीछे काफ़ी दूर तक सड़क बिल्कुल खाली थी। उसने सामने की ओर देखा। 1/4 मील आगे एक ट्रक रेंगते हुए आ रहा था। उसके अलावा कोई ट्रैफिक नहीं था। उसने पिछली कार को आगे बढ़ जाने देने के लिए अपनी रफ्तार कम कर दी। वो कार काफ़ी तेज रफ्तार में थी। हवा का तेज झोंका मारती हुई झटके से आगे बढ़ गई। पीछे से आ रही खड़खड़ाहट सुन रही हो? हैरी ने कहा। लगता है पीछे कुछ ढीला पड़ गया है। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। उसने रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी। ट्रक अब तेजी से इस ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि हैरी कुछ कर पाए वो उसके करीब पहुंच सकता था और हैरी मन ही मन उसे कोसने लगा। उसने फिर से ड्राइविंग मिरर में देखा। पीछे की सड़क बिल्कुल खाली थी। शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। उसे अपनी आवाज़ स्थिर बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंद छलक आई थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गैस पैडल पर पैर का दबाव बढ़ा दिया और कार झटके से रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ गई ताकि जल्दी से ट्रक क्रॉस कर सके। ट्रक धड़धड़ाते हुए गुजरा। तेजी से आगे आगे पीछे देखकर हैरी को पता चला कि अब सड़क दोनों ओर से 4 मील तक बिल्कुल सुनसान थी। उसने जोर से ब्रेक दबाया और सड़क के किनारे कार रोक दी। जरा पीछे जाकर देखो, लगता है बम्पर एक तरफ से उखड़ गया है। ग्लोरी ने दरवाज़ा खोला। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना हैरी, देख तो लो। उसकी आवाज़ तीखी होने जा रही थी, मगर उसने समय रहते उसे दबा दिया। उसने दरवाजे के साइड पॉकेट में हाथ डाला और उसकी उंगलियां रेंच के गिर्द कस गई। जो ही ग्लोरी कार के पीछे की तरफ गई, दरवाज़ा खोलकर वो भी उत्तर पड़ा और पीछे की तरफ आया। उसने सोचा यही मौका है, तेज वार से उसे बेहोश कर देना है, फिर उसे उठाकर झाड़ियों के बीच ले जाना है। वहाँ उसे वो खत्म कर सकता है। रेंच वाला हाथ वो पीठ पीछे छुपाए हुए था। यहाँ तो कुछ भी ढीला नहीं पड़ा है, ग्लोरी ने कहा। लगता है तुम्हें वहम हो गया था हैरी। वो हैरी की ओर मुँह किए उसे देख रही थी। हैरी उससे नजरें नहीं मिला सका। नीचे झुककर वो बम्पर को हिलाने लगा। अजीब बात है, वो बोला। आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। मुझे तो आवाज़ बिल्कुल। क्या आप चलें? हाँ। उसे ग्लोरी के मुड़ने का इंतज़ार था। उसने रेंच इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां दुखने लगी थी। जो ही वो मुड़ा, उसने देखा एक कार तेजी से आ रही थी और वो अपना हाथ प्रहार करने के लिए उठाते उठाते रुक गया।
वो कार गोली की तरह उनकी तरफ आ रही थी। ग्लोरी कार के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोल लिया। हैरी कांप रहा था, मगर उसने रेंच को छिपा लेने की समझदारी दिखाई थी। वो स्पोर्ट्स कार उनकी बगल से धूल उड़ाती हुई आंधी की तरह गुजर गई। हैरी ने रेंच अपनी हिप पॉकेट में खोंस लिया और आगे बढ़कर ग्लोरी की बाँह पकड़ ली और उसे अंदर बैठने से रोक लिया। ज़रा ठहरो। एक बड़ा सा तेल का ट्रक मोड़ पर आता दिखाई दिया और घरघराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। हैरी ने सोचा, ग्लोरी से इस सड़क पर पीछा छुड़ा सकने की बात सोचकर उसने बड़ी बेवकूफ़ी का परिचय दिया था। लगता था ये सड़क ट्रैफिक से खाली होने वाली नहीं थी। थोड़ी देर रुक जाओ, वो बोला। मैं थोड़ी देर जंगल में घूमना चाहता हूँ। कार में बैठे बैठे टांगे अकड़ गई है। आओ थोड़ी देर टांगे सीधी करें। नहीं, वो उसकी बाँह झटकते हुए बोली। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो तो सांपों से भरा पड़ा होगा। वो तेल वाहक ट्रक उनके करीब आकर रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। मैं डेनब्रिज सर्विस स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, वो इंजन के शोर के बीच में चिल्लाया। क्या वो इसी रास्ते पर है? ग्लोरी कार के अंदर बैठ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। हाँ, उसे धीरे से गाली देते हुए हैरी ने कहा। लगभग 3 मील आगे। ट्रक ड्राइवर ने हाथ हिलाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। काफ़ी देर तक हैरी निश्चल खड़ा रहा, फिर धीरे से चलकर कार की दूसरी ओर चला आया। उसने स्वयं से कहा, अब ये काम उसे तटीय रास्ते पर ही करना होगा। यह कार रोककर उसने भारी गलती की थी। मैं तो सांपों के बारे में भूल ही गया था। वो बड़बड़ाते हुए कार में बैठ गया। जंगल जरूर सांपों से भरा पड़ा होगा, ग्लोरी बोली। सड़क का ही ये हाल है। तुम ठीक कह रही हो। हैरी ने कार आगे बढ़ा दी। नेपल्स पहुंचने के लिए उन्हें वहां से आगे 100 मील ड्राइव करनी पड़ी। सड़क का नहर की ओर का हिस्सा जंगली चिड़ियों से भरा पड़ा था। हैरी जो कार आगे बढ़ाता जा रहा था, त्यों आसपास के नज़ारे बदलते जा रहे थे। अब वे घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। जब तब उन्हें सेमिनोल लोगों के गांव दिखाई दे जाते थे, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग बसे हुए थे। बारमैन के दिए नक्शे के अनुसार हैरी को मालूम था कि आगे किसी जगह से एक सड़क क्लियर सिटी की ओर अलग हो जाती है। नक्शे के अनुसार वो इलाका सुनसान मालूम हुआ था। हैरी को ग्लोरी से पिन छुड़ाने के लिए वही जगह मुनासिब सूझी। ग्लोरी आसपास के दृश्यों, पक्षियों के झुंड और नहर के किनारे बैठे धूप ताप रहे जंगली कबूतरों को देखने में खोई हुई थी। जब वे रॉयल पाम हिमाक में पहुंचे तो हैरी ने कार की रफ्तार कम कर दी। आगे किसी जगह वो दोराहा हो सकता है जहां कोलियर सिटी के लिए उसे कार मोड़ देनी थी। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद उसे वो दोराहा दिखाई दिया। मुख्य सड़क की दाईं ओर छोड़कर उसने कार उस सड़क पर डाल दी। 1 मील आगे बढ़ने के बाद अचानक ग्लोरी ने पूछा, ये क्या? हमें मुख्य सड़क से नहीं चलना चाहिए था? कोई बात नहीं, हैरी ने तुरंत कहा। इस ओर का इलाका काफ़ी दिलचस्प है। देखो हम कैसी जगह पर आ गए हैं। कभी यहाँ ज़रूर क्लेम कैनिंग प्लांट रहा होगा। फिर ये सड़क आगे आकर फिर से मुख्य सड़क से जुड़ जाती है। सड़क के दोनों ओर का दृश्य अब काफ़ी सुहावना लग रहा था। समुद्र तट का इलाका बिल्कुल सुनसान तथा एकांतमय था। हैरी ने कार की रफ्तार फिर धीमी की। कितनी अच्छी जगह है ना, हैरी रूखे स्वर में बोला। आओ थोड़ी देर यहाँ रुककर समुद्र में तैरते हैं। मेरा कॉस्ट्यूम तो सूटकेस में बिल्कुल नीचे है, ग्लोरी ने कहा। कॉस्ट्यूम की क्या ज़रूरत है? यहाँ मेरे सिवा तुम्हें देखने वाला और कौन है? उसने एक पाम के पेड़ के नीचे ले जाकर कार रोक दी। आओ तैरने चले। ग्लोरी कार से उतरी और रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए समुद्र की ओर बढ़ने लगी। हैरी धड़कते दिल से काफ़ी देर उसे देखता रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया में सिर्फ वे ही अकेले प्राणी हैं। समुद्र तट का लंबा व तन्हा इलाका, पीछे की ओर घना जंगल, नीला आसमान, तेज धूप और चारों ओर फैला सन्नाटा। यही तो वो जगह थी। इससे ज़्यादा मुनासिब जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। उसने हाथ पीछे करके रेंच को कसकर पकड़ा। फिर उसने कार का दरवाज़ा खोला। ग्लोरी उसकी ओर पीठ किए समुद्र की ओर देख रही थी। हवाओं के तेज झोंके से उसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। समुद्र तट मीलों तक फैला हुआ था और दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। तेज धूप में समुद्र की सतह आईने की तरह चमक रही थी। हैरी कार से उतर पड़ा। अगर ग्लोरी चीख भी उठी तो उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने हिप पॉकेट से रेंच निकाल लिया और धीरे धीरे ग्लोरी की तरफ बढ़ने लगा। ग्लोरी स्थिर खड़ी लहरों को देख रही थी। हैरी उसके पास पहुंचा तो उसने रेंच पीठ पीछे छिपा लिया। दिल हथौड़े की तरह बज रहा था और मुंह सूख आया था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसे खत्म नहीं कर डाला तो उसके सामने दूसरा कोई उपाय नहीं था। जब वो ग्लोरी के बिल्कुल करीब पहुंचा तो अचानक वो मुड़ गई और सीधा उसे घूरने लगी। उसकी आंखों के भाव देखकर हैरी यूं ठिठक गया जैसे किसी ईंट की दीवार से टकराते टकराते बच गया हो। वो फौरन समझ गया कि जो कुछ वो करने जा रहा था ग्लोरी सब जान गई थी। उसकी आंखों में सख्त नफरत और निडरता के भाव देखकर हैरी को जैसे काट मार गया। कई क्षणों तक वे एक दूसरे को घूरते रहे। फिर ग्लोरी शांत स्वर में बोली, अब किस बात का इंतजार है तुम्हें? हैरी उस पर प्रहार करना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर सका।
अगर वो चिल्लाई होती, अपने बचाव की कोशिश की होती या भागने लगी होती तो वो इस प्रकार का प्रहार कर सकता था, मगर उसे स्थिर व निर्भीक खड़ी देखकर वो जड़वत हो गया। आगे बढ़ो, वो बोली। मैं जानती थी कि तुम यही करने का इरादा रखते हो। करो, मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम्हें मुझे धमकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कर्कश फुसफुसाहट सी आवाज़ में हैरी बोला। तुमने खुद अपनी मौत बुलाई है। अब वो रेंच वाला हाथ सामने किए खड़ा था। क्या इसी से मारोगे? ग्लोरी ने शांत स्वर में पूछा। कार की पॉकेट में यही छिपा रखा था तुमने? उसकी निडरता और शांत व स्थिर आवाज़ से हैरी सकपका गया था। उसने जबरन स्वयं को उस पर वार करने को उकसाया, लेकिन निश्चल खड़ा उसे ताकते रहने के सिवा वो और कुछ न कर सका। तुम पागल हो गई थी जो ये सोच लिया कि मुझ पर हुकूमत चला सकती हो, डरावनी आवाज़ में वो बोला। तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन गई हो। तुम क्या सोचती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे अंगूठे से दबा रहना चाहूँगा? मैं और जॉन शादी करने वाले हैं। जब वो बुढ़ा मर जाएगा उसकी सारी दौलत जॉन की हो जाएगी। इस प्रकार मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊँगा। क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें इस सुनहरे अवसर पर रुकावटें खड़ी करने दूंगा? या तो तुम्हारी मौत या मेरा भविष्य। वो चाहता था कि वो घबरा जाए, भागने की कोशिश करे, ताकि वो उस पर प्रहार करने की हिम्मत जुटा सके, लेकिन उसकी असाधारण स्थिरता, उसकी ठंडी तथा निडर दृष्टि ने उसे बिल्कुल नाकारा साबित कर दिया था। बोर्ग, जो ड्राइव करता हुआ बीच रोड तक पहुंचा था और कार को झाड़ी के अंदर छिपा दिया था, इस वक्त पाम के पेड़ों की ओर से ये दृश्य देख रहा था। इस निर्जनता और गहरे सन्नाटे में उसे उन दोनों की सभी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें मार डालने वाला हूँ। एक कदम आगे बढ़ते हुए हैरी ने कहा। तुम भागती क्यों नहीं? खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। बगैर हिले डुले और उससे नजरें हटाए ग्लोरी ने कहा। मैं जानती थी कि तुम यही इरादा रखते हो। हालांकि इस पर यकीन करने में कठिनाई हो रही थी कि तुम इतने नीच निकलोगे। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे साथ शादी करने और दौलत में हिस्सा बटाने के तुम्हारे झूठे वायदे पर मैंने यकीन कर लिया था? तुम इतनी स्पष्टता के साथ झूठ बोल रहे थे। जब तुमने मुझे जंगल की ओर ले जाने की कोशिश की थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारे इस गंदे दिमाग में कैसे इरादे पनप रहे हैं। तुम्हारा ख्याल था गिद्ध तुम्हारे जुर्म को छुपा देंगे, है या नहीं? चलो, अब तो मैं तुम्हारे बिल्कुल पास अकेली खड़ी हूँ। तुम्हारे कुकृत्यों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर क्यों नहीं मुझे मार डालते? हैरी तनिक भी नहीं हिला। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसे कंपकपी छूट रही थी। मैं बताती हूँ तुम्हें क्यों नहीं मार डालते, ग्लोरी नफरत भरे स्वर में बोलती गई। क्योंकि तुम कायर हो। ये मुझे तभी पता चल गया था जब तुम्हारी अपनी अनमोल जिंदगी खतरे में पड़ गई थी, मगर उस हालत में भी तुमसे मोहब्बत करती रहकर मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, ये जानते हुए भी कि तुम एक डरपोक चूहे से बढ़कर और कुछ नहीं हो। ये तो मुझे तब पता चला जब उस लड़की की खातिर तुमने मुझसे छुटकारा पाने की योजना बनाई। मैं कितनी कमज़ोर व बेवकूफ़ बन गई थी। तुम में तो इतना भी दम नहीं था कि जो शुरुआत तुमने की थी उसे ख़त्म भी कर लो। मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ। आगे बढ़ो और मार डालो मुझे। तुम कमीने, नामर्द, मैं तुम्हें चुनौती दे रही हूँ, मुझ पर वार करो। हैरी ने रेंच वाला हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, फिर झल्लाट से भरकर उसने रेंच को हवा में उछालकर फेंक दिया। रेंच हवा में लहराते हुए उस जगह जा गिरा जहाँ से कुछ ही गज दूर पर बोर्ग खड़ा था। हाँ, तुम्हारे सामने मैं हार गया, हाँफते हुए हैरी बोला। इस शुरुआत को ख़त्म करने का दम नहीं है मेरा। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुमसे नफरत करता रहूँगा। अगर सारी दुनिया में तुम ही एक अकेले जिंदा मर्द रह जाते हो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ग्लोरी की आवाज़ एकाएक तीखी हो गई। तुमसे मोहब्बत करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ किया, जो खतरे उठाए तुम्हारे लिए, तुम्हें इतना प्यार दिया, इन सब के बावजूद तुम इतने नीच और एहसान फरामोश निकले कि तुम मुझे मार डालने को तैयार हो गए। अगर तुम में थोड़ी सी हिम्मत होती तो तुम मुझे मार ही डालते। अगर मैंने तनिक सी घबराहट दिखाई होती तो मैं अब तक मर चुकी होती। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और मुझे तुम्हारे पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे का लालच कभी नहीं था। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पैसे कितने दिन तुम्हारा साथ देते हैं। जाओ अपनी उस ब्लॉन्ड लड़की के पास और शादी कर लो उससे। मुझे अब कोई शिकायत नहीं है इस बात पर। चले जाओ। तुम्हारी सूरत से भी मुझे नफरत है। उसकी आवाज़ में नफरत के भाव चाबुक की फटकार जैसे थे। हैरी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो चीख उठी, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। चले जाओ कमीने, फिर कभी अपना मनुष्य चेहरा मेरे सामने मत दिखाना। हैरी वापस मुड़ गया और लड़खड़ाते कदमों से कार के पास चला आया। बगैर सोचे समझे कि वो क्या कर रहा है, वो कार में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटने लगा। मुख्य सड़क पर पहुंचकर उसने कार रोक दी, क्योंकि आगे ड्राइव करने में वो स्वयं को असमर्थ पा रहा था। वो कांप रहा था और सिसकने के अंदाज में हाँफ रहा था।
स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर उसने आंखें बंद कर ली। कानों में ग्लोरी की नफरत भरी आवाज़ गूंज रही थी। हैरी के चले जाने के बाद ग्लोरी रेत पर बैठ गई और उसने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसने कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। वो भी कांप रही थी, लेकिन उसे संतोष हो रहा था कि उसे हैरी जैसे कमीने आदमी से छुटकारा मिल गया था। हाईवे पर निकलकर किसी से लिफ्ट मांगने के लिए उसे 2 मील पैदल चलना पड़ेगा, इस बात की उसे परवाह नहीं थी। हैरी के व्यवहार ने उसे बुरी तरह झंझोड़ के रख दिया था और पिछले 10 सालों में वो पहली बार खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। उसे फिक्र नहीं थी कि उसका क्या होता है। उसे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि हैरी उसका सूटकेस भी साथ ले गया था। उससे छुटकारा पाने का संतोष इतना गहरा था कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे थे। अपनी तरफ बढ़ रहे बोर को उसने नहीं देखा, ना ही उसे उसकी आहट सुनाई दी। उसके दस्ताने चढ़े दाएं हाथ में वही रेंच था जिसे हैरी ने फेंक दिया था। जब बोर की परछाई ग्लोरी के ऊपर पड़ी, तभी उसे महसूस हुआ कि वो वहाँ अकेली नहीं थी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई और उसे अपना खून जमता सा अनुभव हुआ। उसे उस मोटे, वो खौफनाक चेहरे और उसके हाथ में थमे रेंच की एक क्षणिक झलक मिल गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि गले से आवाज़ निकल पाती, उसकी आंखों के सामने एक दहशतनाक चमकीली रोशनी चमकी और उसकी जिंदगी छिन्न भिन्न होकर मौत में बदल गई। जब कार की खिड़की के अंदर आ रही तेज धूप की गर्मी चेहरे पर महसूस हुई, तभी हैरी की तंद्रा भंग हुई। उसे मालूम नहीं था कि वो कितने समय से उस हालत में बैठा रहा था और अब उसे चिंता हो रही थी कि ग्लोरी क्या कर रही होगी। उसने खुद से कहा वो ग्लोरी को सुनसान जगह पर यूं छोड़कर नहीं जा सकता, जो हाईवे से कम 2 मील दूर थी। लेकिन ग्लोरी जिस ढंग से उस पर बरस पड़ी थी, उसे याद कर वो वापस लौटने से भी हिचकिचा रहा था। उसने अस्थिर हाथों से एक सिगरेट सुलगाई, फिर पीछे मुड़कर उसने जब ये देखने की कोशिश की कि कहीं ग्लोरी का कोई चिन्ह ना दिखाई दे, तो उसकी पिछली सीट पर रखे उसके सूटकेस पर पड़ी। उसे देखकर उसने फौरन निर्णय लिया कि वो ग्लोरी का सामान लेकर नहीं जा सकता और न ही इस भारी सूटकेस को उसके लिए रास्ते पर छोड़ सकता है। उसने कार स्टार्ट की। थोड़ी कठिनाई के बाद उसे मोड़ लिया और धीरे धीरे वापस समुद्र तट की ओर ड्राइव करने लगा, जब तक कि वो वहाँ पहुँच नहीं गया। दोपहर के बाद की धूप अब काफ़ी कड़ी हो चुकी थी। वो कार से उतर गया और पाम के पेड़ों से परे नर्म रेत पर चलने लगा। ज्यों ही उसने समुद्र तट की ओर देखा, वो ठिठक कर रुक गया और उसके माथे पर बल पड़ गए। ग्लोरी उसे दिखाई दे रही थी। वो एक करवट के बल लेटी हुई थी, यानी या तो सो रही थी या आराम कर रही थी। हैरी को हैरानी हो रही थी कि पेड़ों की छांव में आकर लेटने की बजाय वो तपती रेत पर क्यों लेटी हुई थी। पाम की ओर से बोर्ग उसे देख रहा था। उसका सख्त चेहरा भावहीन था और हाथ में अपनी गन की मूठ पकड़े हुए था। ग्लोरी, हैरी ने वहीं से पुकारा, ग्लोरी, लेकिन ग्लोरी हिली नहीं। ऐसा नहीं लगता था कि उसने हैरी की आवाज़ सुनी हो। बढ़ती हुई बेचैनी के साथ हैरी उसकी ओर बढ़ने लगा। ग्लोरी, उसने फिर से आवाज़ लगाई और अचानक ठिठक गया। उसके सिर के पास ही रेत पर गाढ़े लाल रंग का धब्बा देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सुरसुरी रेंगने लगी। कई क्षण सख्ते की हालत में रहने के बाद वो भारी कदमों से चलकर ग्लोरी के बिल्कुल करीब जा पहुंचा। फिर उसे उसके सिर पर चोटों के निशान दिखाई दिए। उसके चेहरे पर फैले दहशत के भाव और अधखुली दृष्टिहीन आंखों को देखते ही बिना छुए उसे पता चल गया कि वो मर चुकी थी। सिगरेट उसके हाथ से छूटकर रेत पर गिर गई थी। जो वो देख रहा था उस पर कतई यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर ये सब हो कैसे गया? उसने घबराकर दाएं बाएं और देखा। समुद्र तट का समूचा फैलाव खाली पड़ा था। उसकी निगाह पेड़ों के लंबे तथा घने झुंड की ओर पड़ी। क्या वहां पर कोई छिपा बैठा था? क्या उसने उन्हें झगड़ते हुए देख लिया था? उसने रेत में इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपने और ग्लोरी के अलावा किसी और के कदमों के निशान नहीं दिखाई दिए। उसे कैसे मालूम होता कि बोर्ग अपने ही कदमों के निशान पर चलता हुआ वापस झाड़ियों की ओर लौटते समय उन्हें बड़ी सावधानी से मिटाता गया था। ये सब इत्मीनान के साथ करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय था, अतः अपनी उपस्थिति का कोई चिढ़ उसने वहां नहीं छोड़ा था। हैरी ने अपना पसीने से तर चेहरा पोंछा। उसने सोचा, अगर कोई इस वक्त इस जगह पर आ धमका तो वो वही समझेगा कि ग्लोरी का कत्ल उसी ने किया है। अगर किसी ने उसे इस हालत में नहीं देखा और बाद में ग्लोरी की लाश मिल गई तो पुलिस सबसे पहले उस पर शक करेगी। वो घबरा उठा। शक करने का उन लोगों के पास ठोस कारण होगा। ये भी संभव था कि किसी ने उन्हें केबिन में झगड़ते सुन लिया हो। उसे ग्लोरी की चेतावनी याद आई कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर वो ट्रक ड्राइवर भी था जिसने उनसे डैनब्रिज सर्विस स्टेशन के बारे में पूछा था और उन्हें सड़क के किनारे खड़े देखा था। उसे वो बात याद आ सकती है और वो पुलिस को बता सकता है। अगर लाश बरामद हो गई तो उसका पुलिंदा बन सकता है। उसने एक बार फिर जंगल की ओर देखा। बोर्ग, जो उसके इरादे को भांप चुका था, चुपचाप वहां से खिसक कर अपनी कार के पास पहुंचा, जिसे उसने झाड़ियों में छिपा रखा था। हैरी ने अनुभव किया कि ये जब तक निश्चित नहीं हो जाता कि उस जंगल में कोई छिपकर बैठा हुआ नहीं था, वो इस जगह से नहीं जा सकता। वो मुड़ा और वापस लौटने लगा,
जिधर से वो आया था। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे किसी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर रुक गया। उसका दिल जोरों से पसलियों से टकराने लगा। तो वहाँ कोई था। कार के एक्सीलेटर दबाने का शोर सुनकर वो तेजी से रेत पर दौड़ते हुए सड़क की ओर भागा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। जब तक वो सड़क पर पहुंचा, वहाँ किसी कार का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी अपनी कार वहाँ खड़ी थी, लेकिन उसका मुंह समुद्र की ओर था। जब तक वो अपनी कार को मोड़कर उसके पीछे लगा पाएगा, दूसरी कार बहुत दूर निकल चुकी होगी। कौन था वो? उसने स्वयं से पूछा। कोई पागल जिसने ग्लोरी को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया? जो आदमी यहाँ से भागा है वो निस्संदेह हत्यारा ही हो सकता है। हैरी ने सोचा, शायद ये शख्स किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी उतना ही घबराया हुआ होगा और किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहेगा। अपनी कार के पास खड़ा होकर हैरी ने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और सोचने लगा कि क्या किया जाए। वो कोलियर सिटी तक जाकर पुलिस को फ़ोन कर सकता था कि किसी ने ग्लोरी का खून कर दिया है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि पुलिस इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर लेगी। अगर उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी उंगलियों के निशान लिए तो उसका बेड़ा गर्क था। सबसे सुरक्षित उपाय उसे अपनी मूल योजना पर अमल करना ही लगा। उसने कार की डिक्की खोलकर वो बेलचा निकाला और वापस ग्लोरी की लाश के पास लौट आया। पहले तो उसने लाश को जंगल में ले जाकर दफना देने का विचार किया, जहाँ उसके बरामद होने का खतरा कम था, लेकिन वो लाश को उठाकर वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने वहीं एक खड्डा खोदना शुरू कर दिया। रेत में गड्ढा खोदना इतना आसान साबित नहीं हुआ, लेकिन अंततः उसने इतना बड़ा खड्डा खोद लिया जिसमें लाश समा सके। जब वो लाश को गड्ढे में दफना चुका तो वो बेतहासा हाँफ रहा था। कपड़े पसीने से भीग गए थे। कब्र को ऊपर से रेत से अच्छी तरह पाट देने के बाद उसने सोचा, 2-3 दिन तक अगर उस पर किसी की निगाह नहीं पड़ी तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ दफनाया गया है। खतरा तो तब था जब दूसरे दिन कोई इत्तेफाक से उस ओर आ निकले और शंकित हो उठे कि रेत ताज़ी खोदी गई है। उसका ध्यान अपने तथा ग्लोरी के पैरों के निशानों की ओर गया। अगले आधे घंटे तक वो उन निशानों को सावधानीपूर्वक मिटाने में व्यस्त रहा। अंततः जब वो निशान मिटाते हुए कार के पास पहुंचा तो उसने देखा उसके तथा ग्लोरी के वहां उपस्थित होने का कोई चिन्ह नहीं रह गया था। उसने बेलचा घास में रगड़कर साफ किया और डिक्की में रख दिया। तभी उसे ग्लोरी के सूटकेस का ख्याल आया और वो झुंझला उठा। सूटकेस को भी दफना देना जरूरी था। उसने बेलचा फिर से निकाला और सूटकेस उठाकर जंगल की ओर ले गया। नरम मिट्टी वाली एक जगह तलाश करके उसने सूटकेस दफना दिया। फिर एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठकर सुस्ताने लगा। उसका दिमाग सक्रिय हो उठा था। उसने ग्लोरी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था और उसकी हत्या का बोझ भी उसके सिर पर नहीं था। अब वो मियामी लौट सकता था। उसकी पूंजी सही सलामत थी और बेसब्री के साथ वहाँ जोन उसका इंतजार कर रही थी। उसने स्वयं से कहा कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से चल देना चाहिए। कोई इस ओर आकर उसे देख सकता है। हालांकि उसने सोचा असली खतरा अब टल चुका है। जो ही वो खड़ा हो गया उसे उस रेंच का ख्याल आया जिसे उसने फेंक दिया था। उसे वह प्राप्त करना होगा। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो हो सकता है कि वे उस पर उंगलियों के निशान बरामद कर ले। उसने याद करने की कोशिश की कि रेंच उसने किस तरफ फेंक दिया था। जब उसे याद आई कि गुस्से में उसने रेंच जंगल की तरफ ही फेंका था तो वह जंगल के किनारे रेतीली जमीन पर ढूंढने लगा। एक जगह उसे रेंच के गिरने से बने साफ निशान दिखाई दिए, पर रेंच वहाँ नहीं था। उसने झुककर ध्यानपूर्वक उन निशानों को देखा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वहाँ रेंच के निशान के साथ ही रेत पर किसी की उंगलियों के स्पष्ट दबाव दिखाई दे रहे थे, अर्थात किसी ने वहाँ से रेंच उठा लिया था। उसे मालूम हो गया कि हत्यारे ने निस्संदेह उसी रेंच से ग्लोरी की हत्या की थी। ये सोचते ही उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा कि अगर हत्यारे ने रेंच कहीं फेंक दिया हो और बाद में वो पुलिस के हाथ पड़ गया तो साफ जाहिर है कि वो हैरी को हत्या के जुर्म में फंसा सकता था। वो आधे घंटे से ज़्यादा तक इधर उधर तलाश करता रहा, मगर रेंच नहीं मिला और अंत में उसने तलाशी छोड़ देने का फैसला किया। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि हत्यारे ने ज़रूर वो रेंच किसी ऐसी जगह छिपा दिया होगा जहाँ से वो किसी को नहीं मिल सकता। उसने सोचा अब उसे सभी बातों को भुलाकर वापस जोन के पास मियामी लौट जाना चाहिए। बीच रोड से ड्राइव करता हुआ जब वो दोराहे पर पहुंचा तो उसने कार बाईं ओर मोड़कर मुख्य हाईवे पर लगा दी। जल्दी ही वो ट्रैफिक में शामिल हो गया और खुद को सुरक्षित महसूस करता हुआ तेजी से मियामी की ओर ड्राइव करने लगा। सड़क के किनारे खड़ा अपनी कार में बैठा बोर्ग इत्मीनान के साथ इंतजार कर रहा था। ज्यों ही उसने हैरी की ब्यूक को आगे बढ़ता हुआ देखा, उसने अपनी कार उसके पीछे डाल दी। कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद हैरी को सामने से वही तेलवाग ट्रक आता दिखाई दिया जिसके ड्राइवर ने उससे डैनब्रिज सर्विस स्टेशन के बारे में पूछा था। उसके दोबारा दिखाई पड़ने पर हैरी अपनी तकदीर को कोसने लगा। वो ड्राइवर उसे दोबारा पहचान न ले इस लिहाज से वो सीट पर और अधिक दुबक कर बैठ गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उसे पहचान ही लिया। क्रॉस होते समय उसे जोर से हॉर्न मारी और खिड़की से हाथ बाहर निकालकर हैरी की ओर हिलाने लगा। हैरी ने उसकी ओर अनदेखा करते हुए स्पीड बढ़ा दी।
अगर पुलिस को ग्लोरी की लाश मिल गई और खबर अखबार में छप गई तो उस ट्रक ड्राइवर को यकीनन याद आ जाएगा कि उसने हैरी और ग्लोरी को उस इलाके में देखा था और करीब 3 घंटे बाद हैरी को अकेले लौटते हुए देखा था। हैरी को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता महसूस होने लगा। ऐसी बदकिस्मती किसी को फांसी के फंदे पर लटकवा सकती थी। वो 4:30 बजे के करीब मियामी पहुंच गया। कार को एक ड्रम स्टोर के सामने रोककर उसने वहां से ग्रेनॉर निवास में फ़ोन किया। उसे बताया गया कि जोन इस वक्त बाहर गई हुई है और 6 बजे तक लौट आएगी। उसने बाद में फिर फ़ोन करने का फैसला किया और वापस अपनी कार के पास लौटकर सोचने लगा कि अगला कौन सा कदम उठाया जाए। सबसे पहले उसने रहने के लिए एक सस्ती सी जगह तलाश करने की ठानी। सड़क के उस पार एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का बोर्ड दिखाई दिया। उसने सड़क पार की और उस ब्यूरो से एक सस्ते से मोटल का पता ले लिया। फिर वो ड्राइव करता हुआ बिस्किन बोulevard जा पहुंचा, जहाँ समुद्र के किनारे वो मोटल उसे दिखाई देगा। उसने कोने वाला एक एकांत केबिन किराए पर लिया। फिर कार को बाहर छोड़ केबिन में दाखिल हो गया। उसके दरवाज़ा बंद करने के 1 मिनट बाद बोर्ग प्रकट हुआ। उसने हैरी के केबिन का नंबर नोट किया। फिर दफ्तर में जाकर हैरी के पास वाला केबिन किराए पर ले लिया। उसने भी कार बाहर छोड़ दी। वो अंदर चला आया, खिड़की के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। वहाँ से उसे हैरी के केबिन का मुख्य दरवाज़ा दिखाई दे रहा था और कमरे के अंदर चहलकदमी करते हैरी की झलक कभी कभार खिड़की से मिल जाती थी। बोर्ग को तनिक थकावट महसूस हो रही थी। गर्मी और दिन भर की दौड़ धूप उसे रास नहीं आई थी, लेकिन उसे परवाह भी नहीं थी। दिन काफ़ी संतोषजनक साबित हुआ था। 2 साल के बाद उसने ये पहली हत्या की थी। हत्या करने में उसे मज़ा आता था। उसने हैरी के केबिन की ओर देखा। वेल, एक को तो उसने ख़त्म कर दिया था, दूसरे के लिए कुछ दिन और इंतज़ार कर सकता है। कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार वो डेलानी के काम पर लौट गया तो उसे हत्या करने का मौका नहीं मिल सकता। हैरी जब नहा धोकर कपड़े बदल चुका तो 6 बज चुके थे। उसने फिर ग्रेनॉर के निवास पर फ़ोन किया। इस बार जॉन ने ही जवाब दिया। क्या खबर है हैरी? उसने उत्सुक स्वर में पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी फ़ोन करोगे। वो चली गई। मैंने उसे किसी तरह मना लिया। क्या सच? कहाँ चली गई वो? मैक्सिको सिटी। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वहाँ उसका भाई रहता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्या उसे ज़्यादा रकम देनी पड़ी? नहीं, उसने सिर्फ 2000 लिए। मैं तो उसे और ज़्यादा देना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस मामले में उसने बड़ी समझदारी दिखाई। वो तो हमें शुभकामनाएं भी दे रही थी। अच्छा? जॉन की आवाज़ में अविश्वसनीयता का टोन सुनकर हैरी चौकन्ना हो गया कि उसे सावधानी से बातें करनी होगी। हाँ, पहले तो अलग होने की बात सुनते ही वो बौखला उठी थी। उसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया काफ़ी कड़वी थी, लेकिन पैसों को देखते ही सब ठीक हो गया। शुक्र है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। क्या वो ट्रेन से गई? हाँ, सुनो जॉन, उसकी फिक्र मत करो। हम कब मिल सकते हैं? हमें बहुत सारी बातें करनी है। तुम कहाँ हो? बिस्किन बोulevard मोटल में, केबिन नंबर 376। मैं अभी आ रही हूँ। मेरा इंतज़ार करो हैरी। ज़रूर, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी। हैरी ने रिसीवर रख दिया। फिर विस्की की बोतल और ग्लास, जिसे वो पहले ही मंगा चुका था, उठाकर बाहर निकला और एक कुर्सी पर बैठ गया। अपनी खिड़की से बोर्ग उसे देख रहा था। उसके नाक से ढेर सारा सिगरेट का धुआं निकला तो सुअर की जैसी उसकी छोटी छोटी आंखें और भी सिकुड़ गई। जब अपनी क्रीम कलर कैडलॉक से जॉन आ पहुंची, हैरी को थोड़ा बहुत नशा हो चुका था। वो 4 बड़े पैक पी चुका था। नशे में उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता था। जॉन कार से उतर पड़ी। उसने हैरी की ओर हाथ हिलाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। आओ, हैरी उठते हुए बोला। ये कोई बढ़िया मोटल तो नहीं है, लेकिन उचित किराए का है। मुझे अपने पैसे जो बचाने हैं। दोनों ने कमरे के अंदर कदम रखा तो हैरी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ कि किस्सा खत्म हो गया, जॉन बोली। मैं तो सचमुच चिंतित थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। हैरी ने उसे बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम एक दूसरे से उकता चुके थे। जो ही मैंने उसे बताया कि तुम और मैं शादी करने वाले हैं तो वो समझ गई कि अड़ंगा डालने से कोई फ़ायदा नहीं। खैर, अब उसे अपने दिमाग से निकाल दो। जॉन ने उसकी ओर देखा। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुसीबत खड़ी कर देगी। वो तुमसे प्यार करती थी हैरी। क्या तुम निश्चित हो कि वो दोबारा नहीं आ धमकेगी? हैरी को नजरें मिलाने में कठिनाई हो रही थी। बिल्कुल निश्चित हूँ। अब उसे भूल जाओ। हमें ढेर सारी बातें करनी है। अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ें। हाँ, तुमसे आखिरी मुलाकात होने के बाद से मैं भी इसी पर सोच रही थी। हैरी ने उसे बाहों में भींचकर उसका चुंबन लिया। मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ बेबी। जॉन ने उसे पीछे धकेल दिया। हाँ डार्लिंग, लेकिन पहले बातचीत शुरू कर ले। बहुत कुछ करना भी तो है। बातें करने के लिए सारी शाम पड़ी है। नहीं, मुझे डिनर के वक्त घर पहुंचना है। ये बुरी बात है, वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन हम अभी बातें नहीं कर रहे हैं। उसने जॉन को छोड़ दिया, दरवाजे पर अंदर से ताला लगा दिया और खिड़की के पास जाकर उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया।
जॉन ने देखा वो अचानक ठिठक गया था और पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल हो गया था। उसका हाथ उठा ही रह गया था। क्या बात है? जॉन ने पूछा। हैरी कुछ नहीं बोला। जॉन उसके पास आई। इससे पहले कि वो खिड़की से बाहर देख पाती, हैरी ने उसे पीछे धकेल दिया। खिड़की से हटकर रहो। उसकी आवाज़ धीमी तथा रूखी थी। हैरी, क्या बात है? बाहर एक पुलिसमैन खड़ा है। उसने पर्दे की ओर से बाहर खड़े एक विशालकाय आदमी की ओर देखा, जो निस्संदेह पुलिस का आदमी था। इस नस्ल को वो सादे कपड़ों में भी जल्दी ही पहचान लेता था। वो पुलिसमैन काफ़ी मजबूत कदकाठी का था और भूरे रंग का सूट और स्लाउच हैट पहने हुए था। वो पुलिसमैन काफ़ी गौर से हैरी की कार का निरीक्षण कर रहा था। उसने उधर से नजरें हटाकर पास खड़ी कैडिलैक की ओर देखा। फिर वो सोचपूर्ण मुद्रा में जबड़ा सहलाने लगा। वो केबिन की ओर बढ़ने लगा, फिर पीछे मुड़कर कैडिलैक की ओर देखने लगा। बात क्या है हैरी? जॉन की घबराहट भरी आवाज़ ने हैरी को चौंका दिया। वो इधर ही आ रहा है, वो फुसफुसाया। तो क्या हुआ? जॉन अधीर स्वर में बोली। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हैरी ने सोचा, अगर पुलिस ने ग्लोरी की लाश बरामद कर ली होती तो गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ एक पुलिसमैन नहीं आता। लेकिन ये पुलिसमैन चाहता क्या है? वो मुड़ गया और जॉन को बाथरूम की ओर धकेलने लगा। अंदर छिप जाओ, वो तुम्हें देख ना पाए। अगर तुम्हारे डैडी को पता चल गया तो। हे भगवान, हाँ! जॉन की आंखें फैलने लगी। वे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसने अजीब सी उलझनपूर्ण निगाहों से हैरी को घूरा। उसके सफ़ेद व पसीने से तर चेहरे को देखकर वो घबरा उठी। वो तेजी से बाथरूम के अंदर घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। हैरी ने तेजी से ग्लास में विस्की उड़ेली। उसे एक ही घूंट पे पी गया और रुमाल से मुंह पोंछते हुए दरवाजे की ओर लपका। वो कुछ देर हिचकिचाता रहा, फिर धड़कते दिल से उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो डिटेक्टिव अभी तक जॉन की कार को घूर रहा था। उसने मुड़कर हैरी की ओर देखा। तुम्हारा नाम ग्रिफिन है? उसने केबिन की दीवार पर हाथ रखकर उस पर अपने शरीर का बोझ टिकाते हुए पूछा। हाँ, मैं डिटेक्टिव सार्जेंट हैमरस्टॉक हूँ। मिसेस ग्रिफिन है अंदर? हैरी का दिल बैठने लगा। उसने किसी तरह स्वयं पर काबू पा लिया। कौन? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। तुम्हारी बीवी। डिटेक्टिव ने उसे गौर से घूरा। हैरी को खतरा दिखाई देने लगा। अब वो कतई झूठ नहीं बोल सकता था। उसने खुद से कहा, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि ग्लोरी उसकी पत्नी नहीं थी। आपको गलतफहमी हुई लगती है, वो बोला। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हैमरस्टॉक अपनी नाक मसलने लगा। तुम हैरी ग्रिफिन ही हो ना? हाँ। तुम परसों रात फ्लोरिडा मोटेल में ठहरे थे? हाँ। क्या बात है? तुम्हारे साथ एक औरत भी थी। तुम दोनों ने अपना नाम मिस्टर और मिसेस ग्रिफिन लिखवाया था, ठीक? हाँ। लेकिन पुलिस को इस बात से क्या लेना देना? हैरी जबरन मुस्कुराते हुए बोला। हैमरस्टॉक ने अपना सिर एक बार और थोड़ा झुकाया। तुम्हारा मतलब है वो औरत तुम्हारी बीवी नहीं थी? यही मेरा मतलब है। ओके। अपनी पोजीशन बदलते हुए हैमरस्टॉक बोला। लेकिन क्या वो औरत जो तुम्हारी पत्नी नहीं थी मगर फ्लोरिडा होटल में तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी के रूप में ठहरी थी, यहाँ है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। उसे किस लिए चाहते हैं आप? हैमरस्टॉक ने हैरी से परे कमरे के अंदर निगाह डाली। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे जॉन के दस्ताने और हैंडबैग को देख लिया और उसकी भौहें तन गई। हैरी ने मुड़कर देखा तो उसे पता चल गया कि वो किन चीज़ों को देख रहा है। उसने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सचमुच यहाँ नहीं है? हैमरस्टॉक ने पूछा। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं है। हैमरस्टॉक हेड पीछे खिसकाकर रुमाल से माथा पोंछने लगा। क्या हम भीतर चलकर बातें नहीं कर सकते? उसने पूछा। अगर कोई बात करनी है तो यहीं कीजिए। हैमरस्टॉक अचानक मुस्कुराने लगा। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ मिल सकती है? हैरी ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी। इसका मतलब उन्हें ग्लोरी का शव नहीं मिला था। उसे आप किस लिए ढूंढ रहे हैं? मेरे पास उसके $50 है। इस बात से उसे बड़ी हैरानी होगी, नहीं? $50? हैरी उसे घूरने लगा। मैं समझा नहीं। देखो, फ्लोरिडा मोटेल में जो लड़की दफ्तर संभालती है वो मेरी बहन है। वो एकदम नीरी बुद्धू लड़की है। कई दफ़े उससे गलतियां हो जाती है और उन्हें संभालने का काम मेरे ऊपर आ जाता है। तुम दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद उसे पता चला कि उसने $50 ज़्यादा चार्ज कर लिए थे। उसने 2 का अंक इस ढंग से लिख दिया था कि वो 7 जैसा लगा था। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बिना किसी हील हुज्जत के पैसे चुका दिए थे। तुम दोनों के चले जाने के बाद ही उसे ये पता चला था और वो उलझन में पड़ गई थी कि क्या करे। ऐसी स्थिति में वो मुझे बुलवा भेजती है। हफ्ते में 4 या 5 बार उसका बुलावा आता है और क्योंकि संयोग से मैं उसका भाई हूँ, लिहाजा मुझे उसकी समस्याएं हल करनी पड़ती है। $50 खासी मोटी रकम होती है, इसलिए मैंने सोचा कुछ किया जाए। मैंने 3-4 सस्ते मोटलों में तुम लोगों के बारे में पूछताछ की। मैंने सोचा शायद तुम दोनों किसी दूसरे मोटल में चले गए होंगे, क्योंकि फ्लोरिडा मोटल का चार्ज बहुत महंगा है और तुम्हें यहाँ पाया। मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड के $50 हैं। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने ये परेशानी उठाई। हैरी बोला। वेल, शुक्रिया। पैसे मुझे दे दीजिए। हैमरस्टॉक ने सिर हिलाया।
मुझे बताया गया है कि पैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ही दूं। मेरी बहन इसकी रसीद चाहती है ताकि रात को चैन से सो सके। रसीद मैं दे दूंगा, हैरी ने कहा। वो मेरा ही पैसा है। मोटेल का बिल चुकाने के लिए उसे मैंने ही पैसे दिए थे, लिहाजा मेरे ही पैसे हुए। $50 काफ़ी मोटी रकम होती है। हैमरस्टॉक बोला। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पैसे तुम्हारे हैं। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, स्वर को स्थिर रखते हुए हैरी बोला। हम दोनों अलग हो गए थे। इस समय वो कहाँ है मैं नहीं जानता। क्या सचमुच? हैमरस्टॉक की छोटी छोटी आंखें सिकुड़ने लगी। मेरी बहन तो कहती थी कि तुम दोनों ब्यूक में सवार हो हाईवे 27 की तरफ गए थे। अलग होने से पहले क्या तुमने उसे कहीं छोड़ दिया था? हैरी को खतरा महसूस होने लगा। झूठ बोलना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सामान्य उत्सुकता के चलते ये जासूस चेक कर सकता है। मैं उसे कोलियर सिटी तक ले गया था, उसने संक्षेप में कहा। वो न्यू ऑर्लिन्स जाना चाहती थी। अच्छा, हैमरस्टॉक ठुड्डी को जाने लगा। अजीब जगह छोड़ दिया उसे। कोलियर सिटी से न्यू ऑर्लिन्स जाने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। इससे मेरा क्या मतलब? हैरी बोला। वो कोलियर सिटी ही जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे वहां पहुंचा दिया था। हाँ, औरतों का कुछ पता नहीं लगता, अजीब जानवर होती है ये। क्या नाम था उसका? ग्लोरी डैन। हैमरस्टॉक ने लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट हैरी की ओर बढ़ाया तो हैरी ने इनकार कर दिया। हैमरस्टॉक ने एक सुलगा ली। लगता है फ्लोरिडा मोटेल छोड़ने से पहले मिस डैन और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा भी हुआ था। मेरी बहन के पास तुम्हारी बगल के केबिन वालों से शिकायत आई थी। क्या ये सच है? मुझे याद नहीं, हैरी ने कहा। हो सकता है। हम दोनों के बीच अक्सर ऐसी झड़पें हो जाया करती थी, इसी कारण हम अलग हो गए थे। मेरी भी अपनी पत्नी के साथ झड़पें होती रहती हैं, लेकिन मैं उसे छुटकारा नहीं पा सका। हैमरस्टॉक मुस्कुराया। बहरहाल मेरे पास ये $50 है, मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए कोलियर सिटी तो नहीं जा सकता। ये आपकी इच्छा है। ये पैसे मेरे ही हैं, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता। तुम मुझे रसीद दे दोगे? हैमरस्टॉक ने अपनी नोटबुक निकाली, फिर एक पत्र खोलकर एक पेंसिल के साथ हैरी के हाथ थमा दिए। हैरी ने रसीद लिखकर दस्तखत कर दिया तो हैमरस्टॉक ने उसके हाथ में $10 के 5 नोट रख दिए। कष्ट उठाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपकी बहन के लिए कुछ दे दूं? $20। नहीं, वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो काफ़ी ऊंचे विचार की लड़की है। इन्हें अपने पास ही रखो, शायद ज़रूरत पड़ जाए। हैमरस्टॉक ने गौर से कैटलॉग की ओर देखते हुए पूछा। वो कार तुम्हारी है? नहीं। हैरी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोला। बढ़िया चीज़ है, हैमरस्टॉक बोला। उसने हैरी की ओर देखा, फिर मुस्कुराने लगा। और लगता है तुम बड़ी तेज़ी से काम करते हो। उधर पुरानी गई, इधर नई हाजिर। क्यों? शुक्रिया और खुदा हाफिज, हैरी खुश्क स्वर में बोला और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो दोस्तों, ये था सन की कातिल नॉवल का पार्ट 8। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।